सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, जोहार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का करियर फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो चैप्टर है दोस्तों, वह है झारखंड की मिट्टी। झारखंड जीके का, झारखंड भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर झारखंड की मिट्टी को हम लोग पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में और समझेंगे कि झारखंड में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है, यानी सॉइल कौन कौन से पाए जाते हैं। साथ ही साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि ये जो मिट्टियां हैं वो झारखंड के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उन मिट्टियों की क्या विशेषता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिट्टी पर ही उस राज्य की जो खेती बाड़ी है वो भी डिपेंड करती है। ठीक है, कि अगर मिट्टी उपजाऊ रहेगी तो उसमें खेती भी ज्यादा होगा। अलग अलग तरह की मिट्टी में अलग अलग तरह के फसल होते हैं। ठीक है, तो ये समझ लेने से आप लोगों को झारखंड की कृषि के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हो जाएगी, जो कि आने वाले चैप्टर में मैं झारखंड इकोनॉमिक्स में पढ़ाने वाला हूं, झारखंड का एग्रीकल्चर। ठीक है, तो पहले मिट्टी समझ लेते हैं कि झारखंड की मिट्टी कैसी है। उसके बाद हम लोग जलवायु भी समझेंगे, झारखंड की जलवायु कैसी है। देन हम लोग कृषि समझेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, सभी लोग जल्दी से लाइव जुड़िए, समझिए और कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ा रहा हूं, जिसमें पिछले क्लास में 3 क्लास के माध्यम से आप लोगों को झारखंड का खनिज संसाधन पढ़ा दिया। खनिज संसाधन के माध्यम से आपने झारखंड के जितने भी मिनरल्स हैं किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं आप लोगों ने देख लिया होगा वीडियो। ठीक है, तो शुरू किया जाए, कर दिया जाए शुरू। अरे बोलो ना यस और नो, किया जाए स्टार्ट। तो चलो स्टार्ट कैसे करेंगे। स्टार्ट सबसे पहले ऐसे करेंगे कि झारखंड में जो भी मिट्टियां पाई जाती है उसको, उसका नाम सबसे पहले आपको बताएंगे। उसके बाद उसको मैपिंग के जरिए आपको समझाएंगे कि झारखंड के मानचित्र आपके दिमाग में बैठ जाए कि कौन कौन सा क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, शुरू किया जाए। तो चलिए, चैप्टर का नाम क्या है मेरे दोस्तों? झारखंड की मिट्टी। झारखंड की मिट्टी चैप्टर का नाम है, या सॉइल है ना, सॉइल ऑफ झारखंड। सॉइल ऑफ झारखंड। देखो, झारखंड की मिट्टी की अगर हम बात करें तो कौन कौन सा मिट्टी पाया जाता है झारखंड में, आप लोग को पता है? पता है तो बताइए, कौन कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो देखो, झारखंड में ना सबसे ज्यादा पाया जाता है वह है लाल मिट्टी। कौन सा? लाल मिट्टी, रेड सॉइल। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा सॉइल पाया जाता है दोस्तों? अच्छा, ब्लर कर रहा है, एक मिनट। चलिए, अब ठीक हो गया, बीच में ब्लर कर रहा था, ठीक हो गया ना अब? चलिए, हो गया है लगभग। तो रेड सॉइल, सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाता है झारखंड में? लाल मिट्टी पाया जाता है। उसके बाद झारखंड में और कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है? तो झारखंड में आपको कुछ जगहों पे लेटेराइट मिट्टी मिलेगा। लेटेराइट, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी। ठीक, उसके अलावा झारखंड में कुछ क्षेत्रों में आपको काली मिट्टी भी देखने को मिलेगा। काली मिट्टी, ठीक है। कुछ जगह झारखंड में आपको अभ्रक मूलक मिट्टी मिलेगा। अभ्रक मूलक मिट्टी, है ना। कुछ एक क्षेत्रों में आपको लाल मिट्टी भी देखने को मिलेगा। सॉरी, लाल नहीं, लाल तो बता दिए ना। जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी? जलोढ़
मिट्टी। क्लियर हो रहा है? तो झारखंड में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सब, एक तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी, है ना। एक आपका रेतीली मिट्टी भी कहीं कहीं पाई जाती है। ठीक है, रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये बात रख लीजिए कि झारखंड में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और रेतीली मिट्टी। ठीक है, अब चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये जो मिट्टियां हैं वो झारखंड के किन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं मैपिंग के जरिए। ठीक है, हमारे जो पूरा कोर्स है उसमें मैं प्रयास कर रहा हूं कि हर एक चैप्टर में जहां भी मैपिंग के जरिए आपको समझा सकूं, उससे क्या होगा कि आपको याद लंबे समय तक रहेगा और रिवीजन करना भी बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो मैपिंग के जरिए मैं हर एक चैप्टर में, चाहे खनिज संसाधन की बात की है हम पिछले चैप्टर में, उसमें भी आपको मैपिंग के जरिए सारा समझाया कि कौन सा क्षेत्र किस खनिज बहुल क्षेत्र है, कौन सा खनिज बहुल क्षेत्र है ना। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक मैप बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं? एक हम लोग झारखंड का मैप बना लेते हैं। ये हमारा उत्तर पश्चिम वाला भाग है। ठीक है, उसके बाद आइए इधर उत्तर पूर्वी भाग में, ये हो गया आपका दक्षिण पूर्वी भाग, ये पश्चिम, और ये हो गया हमारा जो है ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमारा झारखंड दिखता है मैपिंग में। अब इसमें कौन सा क्षेत्र किस मिट्टी के लिए है वो कैसे जानेंगे? तो देखो भाई, मैं रेड कलर से दिखा देता हूं लाल मिट्टी को, लाल मिट्टी वाला जो क्षेत्र है। तो उससे पहले थोड़ा सा आपको बता दें कि लाल मिट्टी कहां कहां नहीं पाई जाती है। उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि ज्यादातर क्षेत्रों में तो लाल मिट्टी पाई जाती है। तो जो क्षेत्र बच गए जहां पर अदर मिट्टी पाई जाती है उसको पहले इंडिकेट करते हैं, तो आपको समझने में ज्यादा सहूलियत महसूस होगा। ठीक है, ये रचना कांगरी आप पढ़ना पड़ेगा ना आपको, आप पढ़ेंगे तब तो आप पास करेंगे। बैच में तो सारी चीजें बता ही दी जाएगी, सब कुछ क्वेश्चन वहीं से आएगा, मगर आपको पढ़ना और याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। आज का क्लास आप देख रहे हैं तो आप इसको देखिए, समझिए कि आप हमारे कंसेप्ट को, हमारे बताए गए तरीकों को सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ये तो आपको देखना है ना। तो देखिए एक एक करके हम आपको यहां पर क्लियर कर देते हैं कौन सा क्षेत्र किस मिट्टी वाला क्षेत्र है। देखिए ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। जो हमारा बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है, ठीक है, जो बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है, आपको पता होगा कि बहुत सारी नदियां इधर से जाती हैं और बिहार में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तो कुछ क्षेत्र जो बिहार से सटे हुए क्षेत्र हैं, जैसे ये वाला जो क्षेत्र है, हल्का सा मैं ऊपर ऊपर ले रहा हूं इसको, जो बिहार से सटे हुए क्षेत्र खासकर हैं, ये वाला क्षेत्र, इसको मैं ग्रीन कलर से इंडिकेट कर रहा हूं। ठीक है, ये वाला क्षेत्र। उसके अलावा और भी क्षेत्र है जो एकदम पूर्वी वाला क्षेत्र है, जहां से गंगा नदी वगैरह गुजरती है, ये क्षेत्र हो गया। ओके, ये जो ग्रीन वाला मैं दिखाया, ये जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है ये। यहां पूरब साइड में थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी संथाल परगना में नदियां बहती है, गंगा भी उधर बहती है ना। और ये बिहार से सटा हुआ क्षेत्र में, क्योंकि झारखंड की बहुत सारी नदियां, जैसे आपका फल्गु हो गया, पुनपुन हो गया,
है ना, ये सब नदियां बिहार की ओर जाती है और वहां पे गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी यहां पर पाया जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें उसके अलावा भी जो मिट्टियां हैं उसकी, तो आपको यहां पर जो आपका कौन सा क्षेत्र है, इसको बोलेंगे हम लोग यहां वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र बचा यहां पर, इस क्षेत्र में आपको मिलेगा राजमहल वाला जो क्षेत्र है, यहां मिलेगा काली मिट्टी। क्या मिलेगा? काली मिट्टी मिल जाएगा इस क्षेत्र में। ठीक है, क्या मिल जाएगा? यहां पे आपको काली मिट्टी मिलेगा। अच्छा, काली मिट्टी के बीच में हाँ वहां पे एक चीज और पड़ता है, इसको भी बताना जरूरी है। देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ना, देखिए समझिएगा ध्यान से। हाँ, ये तो हमारा हो गया जलोढ़ वाला मिट्टी। काली मिट्टी का जो क्षेत्र है ना वो ये है, ये क्षेत्र, ये राजमहल पहाड़ी का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये है आपकी काली मिट्टी वाला क्षेत्र। ये हो गया आपका काली मिट्टी। इसके बीच में यहां पर पाया जाता है लेटेराइट मिट्टी। क्या पाया जाता है दोस्तों? यहां पर पाया जाता है थोड़ा सा, यहां पे लेटेराइट मिट्टी मिलेगा, थोड़ा बहुत यहां पाट क्षेत्र में भी आपको लेटेराइट मिट्टी मिलेगा। पाट क्षेत्र वाला जो भाग है, लेटेराइट मिट्टी यहां भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, और थोड़ा बहुत लेटेराइट मिट्टी आपको यहां उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी मिल जाएगा। जो मैं ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहा हूं, ये कौन सा मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी है। ब्लू कलर वाला जो इंडिकेट कर रहा हूं वो आपका लेटेराइट मिट्टी है। ठीक है, अब दामोदर नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, दामोदर नदी घाटी के आसपास का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको कौन सा मिट्टी पाया जाता है? बताइए तो जरा। दामोदर नदी के आसपास का क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? जी, ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसको मैं अलग कलर से इंडिकेट कर देता हूं। ये क्षेत्र जो है, यहां पे बलुआ मिट्टी पाया जाता है। कौन सा मिट्टी दोस्तों? बलुआ मिट्टी इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। वही अगर हम अभ्रक मूलक मिट्टी की बात करें, किसकी बात करें? अभ्रक मूलक। तो अभ्रक मूलक मिट्टी यहां पे कोडरमा गिरिडीह वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, कोडरमा गिरिडीह वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको अभ्रक मूलक मिट्टी मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा जितना भी क्षेत्र आपको दिख रहा है वो क्षेत्र लाल मिट्टी वाला क्षेत्र है। यानी झारखंड का 90% भूभाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। झारखंड के 90% भूभाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। जितना आपको यहां पर खाली जगह दिख रहा है, जो मैंने यहां पर इंडिकेट कर दिया है, ये सब इंडिकेट कर दिया हूं, ये आपका बलुआ मिट्टी है। इस क्षेत्र में कौन सा मिट्टी है? आपका बलुआ मिट्टी है। इस क्षेत्र में आपका यहां थोड़ा बहुत जो है वो अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाता है। यहां आपको बीच में लेटेराइट मिट्टी यहां भी मिलेगा, थोड़ा यहां भी मिल जाएगा और थोड़ा यहां भी मिल जाएगा। इस जगह पर आपको कौन सा मिट्टी मिल रहा है? ग्रीन वाला जो मैंने दिखाया वो जलोढ़ मिट्टी का है। ग्रीन वाला जो दिखाया हूं वो जलोढ़ मिट्टी है। यहां येलो वाला जो दिखा हूं ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। अब बाकी जितना जो खाली बच गया ये सब लाल मिट्टी का क्षेत्र है दोस्तों।
तो झारखंड में मिट्टी को इसी तरह से विभाजित किया गया है अलग अलग क्षेत्रों में। समझ में आ गया तक? यस और नो? थम्स अप करके बताइए। यहां तक कोई दिक्कत? आप लोग भी इस मैप को आराम से समझा सकते हैं, बना सकते हैं, हाँ, कि कौन से क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। तो लेटेराइट मिट्टी एक तो हमारा पूरा जो पूर्वी वाला क्षेत्र है, खासकर उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र, कह सकते हैं कि राजमहल पहाड़ी वाला क्षेत्र, और जो उसके पूर्वी क्षेत्र है जो बंगाल से सटा, उसके बीच वाले भाग में थोड़ा लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। उसके अलावा पाट क्षेत्र में भी लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है, और थोड़ा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो आपका पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र हैं, यहां भी लेटेराइट मिट्टी मिलेंगे। ठीक है। उसके अलावा देखिए यहां पर अभ्रक मूलक मिट्टी हो गया, ग्रीन वाला जो दिखाया हूं यहां, और यहां कौन सा हो गया, जलोढ़ मिट्टी हो गया। बाकी जो पूरा क्षेत्र हो गया लाल मिट्टी हो गया। यहां दामोदर घाटी के आसपास का क्षेत्र कौन सा मिट्टी, तो बलुआ मिट्टी हो गया। वो कौन सा मिट्टी हो गया, बलुआ मिट्टी हो गया। आया समझ में कि नहीं, बताइए, समझ में आया कि नहीं? री कीजिए, आप दोबारा देख सकते हैं ना, वीडियो तो रिकॉर्ड हो चुका है ना। ऐसा थोड़ी मैं क्लास से जा रहा हूं फिर अब ये क्लास दोबारा आप नहीं देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में तो यही है कि आपके पास दोबारा देखने का अवसर है जहां समझ में नहीं आया। ज्यादा लंबा क्यों खींचे वीडियो को? चलिए, यानी झारखंड में कौन कौन सा मिट्टी पाया जाता है ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने शुरू में ही बता दिया। अब चलिए एक एक करके हम लोग सारी मिट्टियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं लाल मिट्टी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी आखिर झारखंड के संदर्भ में लाल मिट्टी के बारे में क्या कुछ हम लोग को जानना है। पहली बात तो यह जानना है कि यह झारखंड के 90% भूभाग में पाया जाता है। यह मिट्टी झारखंड के 90% भूभाग में पाया जाता है। ठीक है, यह मिट्टी झारखंड के 90% से भी अधिक भूभाग में आपको कौन सा मिट्टी मिलेगा, लाल मिट्टी मिलेगा। ठीक है, ठीक है। कहां पर मिलेगा दोस्त ये लाल मिट्टी? कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे दामोदर घाटी क्षेत्र, गोंडवाना चट्टानों वाला जो क्षेत्र है, और राजमहल उच्च भूमि को छोड़कर बाकी सब जगह। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि लाल मिट्टी, झारखंड में लाल मिट्टी झारखंड में लाल मिट्टी दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, गोंडवाना क्षेत्र, और राजमहल पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर सभी जगह पाई जाती है। इसे बताने की जरूरत नहीं है कि कहां कहां पाई जाती है, क्योंकि कुछ ही क्षेत्र है जहां नहीं पाई जाती है, बाकी सब जगह आपको झारखंड में लाल मिट्टी देखने को मिलेगा। ठीक है, सब जगह आपको यहां पर लाल मिट्टी देखने को मिल जाएगा। कितना प्रतिशत भूभाग में? तो झारखंड का 90% भूभाग में लाल मिट्टी मिलेगा। अब देखिए इसके निर्माण की अगर हम बात करें कि लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, लाल मिट्टी आखिर बनता कैसे है। ठीक है, तो शुष्क एवं आर्द्र जलवायु होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शुष्क यानी सूखा, शुष्क और आर्द्र जलवायु क्षेत्र में
लौह ऑक्साइड से भरी चट्टानों के टूटने एवं पिसने से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। क्या लिखना है आप लोग को? लिखिए, शुष्क एवं आर्द्र जलवायु क्षेत्र में, शुष्क एवं आर्द्र जलवायु क्षेत्र में लौह ऑक्साइड से भरी चट्टानों के टूटने एवं पीसने से लाल मिट्टी बनती है। है बात समझ में? शुष्क एवं आर्द्र जलवायु, अलग अलग तरह के जलवायु, कभी शुष्क कभी आर्द्र। उस जलवायु क्षेत्र में लौह ऑक्साइड से जो भरी चट्टानें होती है, ऐसी चट्टानें जिसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, वैसे चट्टानों के टूटने और पिसने से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। यह बात भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, मैप से समझे। नैन्सी मीना जी मैप से समझा चुके हैं। मैप से बस वही जानकारी दी जाती है कि कहां पाई जाती है वो मिट्टी, और वो मैंने पिछले स्लाइड में बता दिया आप लोगों को, देख लीजिए। अगर आप लेट से जुड़े हैं तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैप से नहीं बता रहे हैं। यहां मैप में सारा इंडिकेट करके बता चुके हैं, है ना? तब हम आगे बढ़े हैं। तो लाल मिट्टी 90% भूभाग में पाया जाता है। कौन सा क्षेत्र में नहीं पाया जाता? तो लाल मिट्टी दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, गोंडवाना क्षेत्र और राजमहल पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब जगह आपको लाल मिट्टी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा में। चलिए, अब आपको अगर मैं पूछूं कि लाल मिट्टी एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से कैसा है, बढ़िया है कि खराब है? तो भाई कम उपजाऊ है ना? लाल मिट्टी जो है कृषि के दृष्टिकोण से कम उपजाऊ है। लाल मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से कम उपजाऊ है ना? कृषि के दृष्टिकोण से देखा जाएगा लाल मिट्टी को तो ये कम उपजाऊ माना जाता है। देखो, आप जो परसेंटेज पूछ रहे हो, मैंने बोल दिया ना 90% में लाल मिट्टी पाया जाता है, बाकी मिट्टी बहुत कम पाया जाता है, और उन सब का परसेंटेज जानने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। जितना आवश्यकता है ना वो बताना मेरा काम है। ठीक है, एक होता है ना कि जरूरत से ज्यादा मतलब आवश्यकता ढूंढना क्वेश्चन का, उससे कोई फायदा नहीं होता है। उससे आपके कंटेंट तो केवल भर जाते हैं मगर परीक्षा उपयोगी नहीं होता। तो जो आवश्यकता की चीजें रहेगी वो मैं आपको जरूर बताता चलूंगा, अनावश्यक चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप भी कंपटीशन देने जा रहे हो, आपके साथ इतने सब्जेक्ट का लोड है, आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, याद भी रखने हैं। तो भर भर के पूरा किताबें अगर हम आपको दे दें तो फिर आप हमारे पास क्यों पढ़ने आते हैं? किताब में तो सब लिखा रहता है, एक एक चीज का डेटा लिखा रहता है। तो हम लोगों को यह अनुभव हो जाता है कि क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी चीजें हैं। तो टीचर से पढ़ना और किताब से पढ़ने में यही अंतर होता है। अब वो टीचर भी एक्सपीरियंस होने चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी से भी, उनको लंबा समय का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उनको पता चल जाता है कि क्या चीजें नहीं पढ़ना चाहिए जिससे टाइम वेस्ट होगा। समझ रहे हैं ना? जहां तक जरूरी है हम वो सारी चीजें बताएंगे और प्रश्न वहीं से आएंगे। यह बात भी आप लोग दिमाग में लिख लीजिएगा। ठीक है, गैर जरूरी चीजें बताना ही होता तो आप तो किताब से भी पढ़ सकते हैं। बोल दीजिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो अगर ये कृषि के लिए उतना उपयोगी नहीं है
कम उपजाऊ है। आखिर कुछ तो उपजाऊ होता होगा ना कोई चीज तो उपजता होगा ना। तो ये जो लाल मिट्टी है ना, बाजरा के फसल के लिए उपयोगी माना जाता है। ठीक है, लिख लीजिएगा पॉइंट। यह मिट्टी बाजरा के फसल के लिए उपयोगी माना जाता है। ठीक है, है समझ में। एक बात और मैं आप लोग को यहां बताऊंगा, याद दिलाऊंगा, किताब से ज्यादा महंगा नोट्स क्यों होता है? आप लोग इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। कोई भी किताब खरीदने जाइए तो किताब की जितनी कीमत होती है ना, उससे ज्यादा उससे पतला नोट्स का कीमत होता है, किसी अच्छे टीचर्स का नोट, है ना। इसके पीछे रीजन होता है कि किताब में सब कुछ दिया होता है और कई सारी जरूरी चीजें भी छोड़ी हुई रहती है, क्योंकि किताब छप चुका होता है, एक ही चीज को बार बार अपडेट नहीं करता। जबकि नोट्स जो होती है ना, वो एग्जाम के डेप्थ को ध्यान में रखते हुए केवल जरूरी चीजें उसमें दी जाती है, जबकि गैर जरूरी चीजों को हटा दिया जाता है। इसलिए किताब की तुलना में नोट्स ज्यादा कॉस्टली आता है। ठीक है, चलिए हो गया। तो यहां पर बाजरा की खेती आप कर सकते हैं इस मिट्टी में। देखिए ये सब, देखिए एक्स्ट्रा बातें अगर पूछनी है ना आप लोग को, सिलेबस के बारे में, बहुत अलग अलग कंफ्यूजन के बारे में, तो आप ऑफिस वाले नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। सारी जानकारी हम क्लास के बीच में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, एक ही कमेंट कॉपी पेस्ट मारने से कोई फायदा नहीं है। आप जो है, जो भी जानकारी आपको चाहिए आप व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए, ऑफिशियल नंबर उसी लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए, फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। चूंकि हम बता चुके हैं पहले ही कि इसका लाल मिट्टी कैसे बना है। तो इसके लाल रंग का कारण क्या है? लाल क्यों होता है? लाल रंग का कारण अगर पूछ दिया जाए आपसे, तो फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग जो है वो लाल होता है। इस मिट्टी में बाजरा जैसी फसल की जा सकती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होता है ना, यह मिट्टी कम उपजाऊ होता है और झारखंड के 90% भूभाग में मिट्टी पाया जाता है। हाइड्रेट की वजह से इसका रंग थोड़ा पीला भी दिखाई पड़ता है। हाइड्रेट की वजह से इसका रंग पीला दिखाई पड़ता है। तो लाल मिट्टी के बारे में दोनों बातें याद रखिएगा कि इसका रंग लाली जो होता है, लाल जो होता है वो फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, और इसका रंग पीला जो दिखता है वो हाइड्रेट की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें बाजरा की फसल अच्छी उपयोगी मानी जाती है मिट्टी, और यह मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से कम उपजाऊ है। झारखंड के 90% भूभाग में पाया जाता है। हो गया, ये हो गया लाल मिट्टी। दूसरा देखिए, अभ्रक मूलक मिट्टी। दूसरा क्या है हमारा? अभ्रक मूलक मिट्टी। अभ्रक मूलक मिट्टी, इस मिट्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अभ्रक मूलक मिट्टी की अगर हम बात करें, जी जी जी, बिल्कुल 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 सही कहा। पीला रंग हाइड्रेट के कारण, और लाल रंग किसके कारण? फेरस ऑक्साइड के कारण। अब अभ्रक मूलक इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि अभ्रक इसमें पाया जाता है, माइका इसमें पाया जाता है ना। तो अभ्रक की प्रचुरता के कारण यह मिट्टी थोड़ी चमकीली नजर आती है, समझे। अभ्रक की प्रचुरता के कारण यह मिट्टी चमकीली होती है। शुष्कता के कारण हल्की गुलाबी भी दिखाई पड़ती है ना। तो देखिए, चमकीली होने का वजह क्या है? इस मिट्टी के चमकीली होने का वजह क्या है? अभ्रक की उपस्थिति। अभ्रक की उपस्थिति, है ना। और गुलाबी होने का वजह क्या है?
गुलाबी होने की वजह क्या है इसका? शुष्कता के कारण। अभ्रक की उपस्थिति तो होती है, साथ ही थोड़ा शुष्क अगर हो जाए, शुष्कता के कारण। ये थोड़ी गुलाबी नजर आती है, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। कहीं कहीं आपको अभ्रक मूलक मिट्टी पीला भी नजर आएगा। किस कारण? तो आर्द्रता के कारण। पीला होने का क्या कारण है? आर्द्रता के कारण। जब आर्द्र रहेगा तो पीला दिखेगा, सूखा हुआ रहेगा तो गुलाबी दिखेगा। ऐसे ये मिट्टी जो है वो चमकीला नजर आएगा। क्यों? क्योंकि अभ्रक इसमें होता है। चमकीला होने के कारण क्या हो गया? अभ्रक का होना। गुलाबी होने के, जब ये सूखा हुआ रहेगा तो गुलाबी दिखेगा, जब थोड़ा सा गीला रहेगा, आर्द्र रहेगा तो पीला नजर आएगा। ये किस मिट्टी की बात हो रही है? तो अभ्रक मूलक मिट्टी की बात हो रही है। आ रहा है समझ में आप लोगों को? आ रहा है कि नहीं? अब आपसे मैं पूछूं कि झारखंड में यह मिट्टी कहां कहां पाई जाती है, तो मैंने मैप में शुरू में ही बता दिया था कि झारखंड में यह मिट्टी जो है, झारखंड में देखो तो ये आपको सबसे ज्यादा तो कोडरमा क्षेत्र में मिल जाएगा, कोडरमा में। उसके बगल में गिरिडीह, ठीक है। बड़का गांव, हजारीबाग का जो बड़का गांव क्षेत्र है, यहां भी मिलेगा। मांडू क्षेत्र में भी मिल जाएगा। तो ये अभ्रक मूलक मिट्टी इन क्षेत्रों में झारखंड में पाई जाती है। ये मुख्यतः मुख्य क्षेत्र है जहां ये मिट्टी अभ्रक मूलक पाई जाती है। क्लियर हो गया? चलिए भाई, हो रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है सबका? अब देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं रेतीली मिट्टी का। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किसका? रेतीली। रेतीली रेतीली मिट्टी, ठीक है। देखो दोस्त, रेतीली मिट्टी को समझो। अब रेतीली मिट्टी की बात करें तो धूसर पीला रंग का यह मिट्टी होता है। दामोदर घाटी के परतदार चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। झारखंड में अगर रेतीली मिट्टी की बात करें तो दामोदर घाटी के परतदार चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है। यह धूसर पीला कलर की होती है। रेतीली मिट्टी धूसर पीला रंग की होती है, यह बात भी ध्यान रखना आप लोग। आयन क्लास खत्म हो गया, क्या बोल रहे हैं? और रेतीली मिट्टी जानते हैं किस तरह के फसल के लिए उपयुक्त होती है? जानते होंगे आप लोग। यह मिट्टी मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है। यह मिट्टी किसके लिए? मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होती है। आया बात समझ में? तो रेतीली मिट्टी दामोदर घाटी का जो परतदार चट्टान है उसी के टूटने से रेतीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। यह धूसर पीला रंग की होती है और इस मिट्टी का अगर हम बात करें तो मोटे अनाज की खेती के लिए रेतीली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। आया बात समझ में? क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है काली मिट्टी। जो लोग लिख रहे हैं ना, बाद में वीडियो से लिख सकते हैं, वीडियो आपका रहेगा। काली मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी जानते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। काली मिट्टी देखो झारखंड में कहां पाया जाता है? तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में। काली मिट्टी झारखंड में अगर देखें तो किस चीज के लिए खेती के लिए उपयुक्त है?
तो चना और चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। ऐसे भारत में देखते हैं कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन झारखंड में चना और चावल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगर हम बात करें दोस्तों काली मिट्टी की, है ना, तो बेसाल्टिक मृदा और सिलिकन चट्टानों से युक्त होती है। ये जो काली मिट्टी होती है ये बेसाल्टिक मृदा एवं सिलिकन चट्टानों से युक्त होती है। ठीक है, काली मिट्टी बेसाल्टिक मृदा एवं सिलिकन चट्टानों से युक्त होती है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें पोटास मिलेगा, है ना, कायोलिन, मैग्नीशियम, लॉ ऑक्साइड, ये सब पाया जाता है। इसमें पोटास, कायोलिन, मैग्नीशियम एवं लौह ऑक्साइड पाया जाता है। लौह ऑक्साइड पाया जाता है किसमें भाई? तो काली मिट्टी की बात हो रही है। ठीक है, झारखंड में कहां? तो ये तो झारखंड में जो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र वहां पाया जाता है, सभी जानते हैं। बारिश हो रही है। अब पंकज सर तो पढ़ाते हैं डेली जी, क्लास देखिए, कल का भी क्लास होगा उनका। ठीक है, ध्यान से देखिए, यह मिट्टी राजमहल पहाड़ी में पाई जाती है। चावल एवं चना की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में ब्लैक सॉइल पाया जाता है, जिसमें चावल और चना की खेती भी की जा सकती है। इसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। इसको क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्लियर हो रहा है? चलिए भाई, नेक्स्ट बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी की, जो हम मैप में दिखा चुके हैं कि लेटेराइट मिट्टी भी झारखंड के उत्तर पूर्व में भी पाया जाता है और पश्चिम में भी पाया जाता है। समझे? थोड़ा सा उत्तर दक्षिण पूर्व में भी पाया जाता है। तो चलिए लेटेराइट मिट्टी के बारे में बात करते हैं। लेटेराइट मिट्टी, देखो दोस्त, लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो इसमें भी आपको लॉ ऑक्साइड मिलेगा। गुंजन जी, आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। आप अगर ऐप में जुड़े हैं तो एक बार चेक कर लीजिए, सिलेबस के अनुसार आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। यूट्यूब में भी हिंदी का बहुत सारा, लगभग 70-80 क्लास दिया जा चुका है, तो आप उन वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता कि लाइव ही क्लास देखें, बहुत सारी क्लासेस अपलोड हो जाती है, तो उसमें भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो इसमें लॉ ऑक्साइड, फास्फोरस, चूना, ये सब पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? इसमें लौह ऑक्साइड, फास्फोरस, चूना, है ना, चूना हो गया, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीज। पोटास, एल्युमिनियम और मैंगनीज पाया जाता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको लेटेराइट मिट्टी में मिलेगा।
एल्युमिनियम एवं मैग्नीज के कारण यह थोड़ा सा, चूंकि इसमें एल्युमिनियम पाया जाता है, देखिए बालुई मिट्टी और रेतीली मिट्टी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, समझे। बालुई मिट्टी और रेतीली मिट्टी में थोड़ा डिफरेंस होता है, एक ही चीज नहीं है, दोनों थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। तो इसमें लौह ऑक्साइड, फास्फोरस, चूना, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीज पाया जाता है। और चूंकि इसमें एल्युमिनियम और मैग्नीज पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कर देता है, कम उपजाऊ कर देता है, ठीक है। एल्युमिनियम और मैग्नीज के कारण कम उपजाऊ होता है, एल्युमिनियम और मैग्नीज के कारण कम उपजाऊ होता है, ठीक है। तो काली मिट्टी कम उपजाऊ होने का वजह क्या है, उसमें उपस्थित एल्युमिनियम और मैग्नीज, ठीक है। सॉरी, लेटराइट मिट्टी की बात हो रही है, सॉरी, लेटराइट मिट्टी कम उपजाऊ क्यों है, क्योंकि एल्युमिनियम और मैग्नीज के कारण, चूंकि इसमें एल्युमिनियम और मैग्नीज उपस्थित होते हैं, इसलिए कम उपजाऊ है। किस चीज की खेती आप कर सकते हैं जी लेटराइट मिट्टी में, तो इस मिट्टी में अरहर की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। यह मिट्टी अरहर की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। किसके लिए भाई, तो अरहर की खेती के लिए आपका लेटराइट मिट्टी उपयुक्त माना जाता है, यह बात याद रखिएगा, ठीक। कहां कहां पाया जाता है आपको हम बता दिए, राजमहल पहाड़ी का पूर्वी भाग, पाट क्षेत्र में और पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम के पूर्वी क्षेत्र में, पाट क्षेत्र में और राजमहल पहाड़ी के पूर्वी ढाल में। कहां कहां, तो देख लो, पाट क्षेत्र में आपको लेटराइट मिट्टी मिलेगा, राजमहल पहाड़ी का पूर्वी ढाल, राजमहल पहाड़ी का पूर्वी ढाल और पूर्वी सिंहभूम का पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी सिंहभूम का पूर्वी भाग, इन सब क्षेत्रों में आपको लेटेराइट मिट्टी देखने को मिल जाता है दोस्तों, है ना। लेटेराइट मिट्टी पाट क्षेत्र में, राजमहल पहाड़ी के पूर्वी ढाल में और पूर्वी सिंहभूम के पूर्वी ढाल में आपको यह मिट्टी देखने को मिलती है। ऑक्साइड, फास्फोरस, चूना, पोटास और एल्युमिनियम और मैग्नीज पाया जाता है, और एल्युमिनियम और मैग्नीज के कारण ही ये मिट्टी जो है कम उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। आयो बात समझ में, चलिए वेरी गुड। अब चलिए हम लोग जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा दिखाए थे मैप में शुरू में कि कहां कहां पाया जाता है। तो आइए देख लीजिए उसको भी। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को समझिए। बिहार का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, मैप में दिखाए थे ना उस समय हम आप लोग को, देखिए कौन सा क्षेत्र, बिहार का सीमावर्ती क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जो बिल्कुल गंगा वाला जो क्षेत्र है, साहिबगंज से जहां से गंगा गुजरती है और भी कई सारी नदियां यहां गुजरती है ना। तो बिहार का सीमावर्ती क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा जलोढ़ मिट्टी, और जो आपका पूर्वी क्षेत्र है झारखंड का, वहां भी आपको देखने को मिल जाएगा। यह मिट्टी सबसे नई प्रकार की मिट्टी है। सबसे नवीनतम मिट्टी झारखंड का कौन सा है, तो सबसे नवीनतम मिट्टी आपका जो है वो जलोढ़ मिट्टी है, ये सबसे नवीनतम है। आया बात समझ में कि नहीं आया? चलिए रही बात क्षेत्रीय नामों की, तो क्षेत्रीय नाम हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव के एक्सप्लेनेशन में याद करवा देंगे, ठीक है। क्षेत्रीय नाम ऐसे भी आपका ऑब्जेक्टिव से ही ज़्यादा इजीली याद होगा
कि अलग अलग क्षेत्र में क्या बोला जाता है उसको। अब गांव देहात में छोटे छोटे क्षेत्र में सब अपने अपने हिसाब से नाम रख दिया है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी मैं आप लोग को MCQ जब मैं इसका कराऊंगा इस चैप्टर का, और उसमें आप लोग को ये चीज़ें आपको पूरे डिटेल में दे दूंगा। उसमें 10-20 क्वेश्चन इसके जो स्थानीय नाम है उस पर भी करा दूंगा, ठीक है। बाकी थ्योरी वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया जी। हाँ, बांगर और खादर भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी हम बहुत सारी चीज़ें चट्टान में भी बता चुके हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे चट्टान भी रिलेटेड है ना मिट्टी से। आखिर मिट्टी किससे बनता है? चट्टान के ही ये से बनता है ना। चलो भाई, बहुत अच्छा। तो ये मिट्टी वाला चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे जलवायु, है ना। जलवायु हम लोग पढ़ेंगे, फिर कृषि पढ़ेंगे, फिर हम लोग और भी जो जो चैप्टर बचा हुआ है उसको हम लोग एक एक करके क्लियर करेंगे, ठीक है। पूछता है, आप प्रीवियस ईयर दिखा दो जहां पे पूछा है क्षेत्रीय नाम मिट्टी का, भेज देना मुझे प्रीवियस ईयर। खुद से परसेप्शन, मैं भी क्वेश्चन देखता हूं दोस्त, और मैं उसके हिसाब से बोला ना कि एक आध क्वेश्चन कभी किसी एग्जाम में पूछ दिया है तो हमें उसको MCQ में करवा देंगे, चिंता नहीं करना है। चलिए भाई, तो आज के लेक्चर में इतना ही। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। गुड नाइट।